छोटे बड़े सभी श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी नीली झील। बहुत दूर से ही वह नीली झील दिखाई पड़ने लगती है। सपाट मैदानों के छोर पर पेड़ों के झुरमुट के पीछे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे धरती एकदम ढालू होकर छिप गई हो। लेकिन गौर से देखने पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा शीशा झलकता दिखाई पड़ता है। यही वह झील है और इसी झील पर जल पक्षियों के शिकार के लिए आए हुए अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था, कितनी खूबसूरत है यह झील, जैसे ज़मीन में हार जड़ा हो। झील तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता होना चाहिए। यह 30 साल पहले की बात है और तब इस बस्ती से झील तक रास्ता बनाने के लिए आए मजदूरों की टोली में वह भी आया था और अंग्रेज साहब की मैम की आंखों को देखकर उसने कहा था, कितनी खूबसूरत है मैम, इसकी आंखें नीली झील की तरह लगती हैं। तगड़े और बदसूरत मजदूरों ने तब आंखें बचाकर गंदे इशारे किए थे और गहरी और भीगी जमीन में कार के पहिए फंसते ही वह सबसे पहले दौड़कर उस ओर धक्का लगाने के लिए जुट गया था जिधर मैम बैठी थी। उसका मन होता था कि बहाने से हाथ डालकर फूल सी मैम को छुए, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी और मजदूरों को उसकी सीना जोरी पर बड़ा गुस्सा आया था और वे भीतर ही भीतर चाहते थे कि उसकी मरम्मत हो जाए। रात को जब पेड़ तले बीनी हुई लकड़ियों के सांझे चूल्हे जले और उस वीराने में मजदूरों के मुंह आग की लौ में शैतानों की तरह चमकने लगे, तो भजनू ने कांख से तमाकू का बटुआ निकालते हुए कहा, इस साले को मेट से कहकर निकलवाया जाए। मैम जान पाती तो चमड़ी उतर जाती। साला आशिक बनता है, बनने दो, तुम्हारा का लेता है। भूख से क्लांत और जल्दी जल्दी बाटियां सेंकते हुए होरी ने बात तोड़ देनी चाहिए। हम सबकी रोजी जाएगी, आग कुरेदते हुए एक और ने जोड़ा। तभी दूसरे पेड़ तले से बड़ी भद्दी और मोटी आवाज़ में एक गीत का बोल उभरा, होए मेमियाँ तोरी अखियाँ बड़ो जुलम ढायोरी। और पीतल की थाली ठनक उठी और महेसा शैतान की तरह नाच रहा था। बाटियां पकाते साथियों की हंसी और वाहवाही से शोर मच गया था। भूखे और थके मजदूरों की आंखों में एक वहशी चमक आ गई थी और एक क्षण के लिए वे जैसे तन की पीड़ा भूल गए थे। महेसा गा गाकर कुछ देर तक नाचता रहा। पेड़ों की पत्तियां आग की दमक में तांबे की तरह लग रही थीं और उनके काले पपोटेदार तने अजगरों की तरह झिलमिला रहे थे। आसमान सीप की पीठ की तरह धुंधला और काला था और झील की ओर से अजीब तरह के सूने सूने स्वर आ रहे थे। इसी समय तीखी आवाज़ में चीखता एक सारस गुजर गया। उसके बड़े बड़े पंखों से निश्वास सा निकल रहा था। सारस की चीख की प्रतिध्वनि कुछ क्षण तक आती रही और महेसा का स्वांग रुक गया। अब सीधा होके बैठ, रोटी खा ले, काने मेट की आवाज़ थी। नाराज साथियों को मेट का इस तरह अपनेपन से बोलना अच्छा नहीं लगा। भजनू ने धीरे से कहा, बदमाश ने मेट को खुश कर लिया है, काना भी ऐबी है, उसे भी मज़ा आता है। गुदारी बाटियों और उड़द की पकी हुई दाल की महक से सबकी भूख चमक आई थी। बड़ी रात तक बदकही के बीच खाना चलता रहा। धीरे धीरे चूल्हों की आग मंझाकर राख में दुबक गई और पेड़ों का अंधियारा घना हो गया। सुबह काम शुरू होते ही सैलानियों की एक पार्टी आकर वहां रुक गई। कुछ हिंदुस्तानी साहब थे और साथ में कुछ अच्छी अच्छी औरतें। औरतों के कंधों पर कैमरे लटक रहे थे और साहबों के कंधों पर एयरगन और कारतूसों की पेटियां। खाने पीने का सामान कंडियों में था और वह बोझ उनसे चल नहीं रहा था। औरतों के खूबसूरत चेहरों पर पसीने का पनीलापन था और साड़ियों के छोर कमर में खुंसे हुए थे। धूल से बचाने के लिए साड़ियां एक तरफ से कुछ ऊंची कर ली गई थीं। उन्हें देखते ही मजदूरों ने रुकने का मतलब भांप लिया था और वे अपने इस काम में इतने मशगूल हो गए कि जैसे उन लोगों की उपस्थिति का उन्हें एहसास ही ना हो। पर महेसा हाथ रोक कर फेंटा कसने के बहाने कनखियों से उन्हें ताक रहा था। वही इसी इंतजार में लगता था कि अभी उनमें से कोई औरत सामान उठाने के लिए कहेगी और वह मेट की मर्जी देखकर निश्चय ही उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। साहब लोग भी किसी मजदूर से आंखें मिलने की ताड़ में थे। बाकी सब आंखें बचा रहे थे, सिर्फ महेसा आंखें मिलाने के लिए उतावला था, पर साहबों से नहीं।
जैसे उसने यही तय किया था कि नीली साड़ी वाली औरत अगर कहेगी तो वह फावड़ा छोड़कर सामान उठा लेगा। वह बार बार उसे ही हैरत से ताक रहा था कि नीली साड़ी वाली औरत ने ही मौका पाकर बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, कोई मजदूर मिल जाएगा यहाँ। महेशा को यह बात नहीं जची। मजदूर ही चाहती हैं तो खोज लें, उसने ठसक से कहा। हम लोग सरकारी गैंग के आदमी हैं। कुछ इस तरह जैसे सरकार से रुपया पाकर मजदूरी करना कुछ ऊंची बात हो। अरे ज़रा सी मदद के लिए चाहिए, यह सामान झील तक पहुंचाना है। उसी नीली साड़ी वाली की मीठी आवाज़ थी। महेशा का दिल बहक उठा। बड़प्पन और शान से बोला, मदद मिल सकती है, ऐसे बोलिए। महेशा के तुच्छ से गर्व को लक्ष्य करके वह धीरे से हंसी और महेशा एक क्षण के लिए अपलक उसके साफ दांतों को देखता रह गया। फिर दौड़कर मेट के पास पहुंचा और सामान उठाने की इजाज़त मांग कर चला आया। आते ही उसने गर्व से उनका सामान उठाया और नीली साड़ी वाली के कंधे में लटके थर्मस को मांगने के बहाने बोला, यह बोतल भी दे दीजिए। मीठी आवाज़ वाली औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर वह ऐसे मानने वाला नहीं था। चलते चलते उसने फिर पूछा, आप लोग शिकार के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? लेकिन वह नीली साड़ी वाली औरत एक आदमी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। महेशा को यह अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब तरह की परेशानी उसे हो रही थी। कुछ दूर तो उसने बर्दाश्त किया, फिर उसका मन हुआ कि सामान पटककर उसी आदमी से कहे कि उठाइए अपना तामझाम, मैं मजूर नहीं हूँ। पर उनके साथ चल सकना भी उसे कम भला न लग रहा था। उसे बोलने का फिर मौका मिला। गलत रास्ते पर मुड़ते देख वह लपक कर नीली साड़ी वाली के पास पहुंचा और एकदम उनके अज्ञान पर जैसे चीख पड़ा, आप लोगों को रास्ता नहीं मालूम? हमारे साथ आइए, इधर से दलदल पड़ेगा। दलदल? ओह! नीली साड़ी वाली कुछ ज़्यादा चौंक गई थी। उसका यह चौंकना महेशा को बहुत अच्छा लगा था। कानपुर में मिल से छुट्टी पाते ही वह चौराहे पर कोने पर रुककर इसी तरह औरतों को देख देख कर खुश होता था। झुरमुट के पास पहुंचते ही सब लोग रुक गए। सामान वहीं उतरवा लिया गया। सभी औरतें हवा की ठंडक में अपने बालों की लटें ऊपर करती हुई या साड़ियाँ संभालती हुई बेफिक्री से बैठ गईं। हल्की हल्की हवा झील की ओर से आ रही थी और छाया में कुछ सर्दी भी थी। झील के पानी के भीतर बादल तैर रहे थे और नरकुल धीरे धीरे कांप रहे थे। दूर से जिधर पानी उथला था, देवहंसों, मुर्गाबियों और पतारी के झुंडों के चुगने की और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थीं। देवहंस शायद सिवार खा रहे थे और मुर्गाबी घोंघे या केकड़े खोजने में मशगूल थे। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहक रही थीं। सहसा नीली साड़ी वाली ने झील के पानी की ओर इशारा करते हुए हैरत से कहा, पानी का सांप! सांप तैर रहा है। सभी कौतूहल से देखने लगे। महेशा खिलखिलाकर हंस पड़ा। कैसे समझाए इन साहबों को, वे इतना भी नहीं जानते। वह सिर्फ नीली साड़ी वाली को ही बताना चाहता था। एकदम बोला, पनिया सांप नहीं है, एक चिड़िया है वह। चिड़िया? बकता है, नीली साड़ी वाली ने प्यार से कहा। न माने तो देखती रहें। फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर बोला, वह उस पानी में उगे ठूंठ को देख रही हैं? वह उस पर जो काली चिड़िया बैठी है, उसी का साथी है ये सरप पक्षी। वह काली चिड़िया? नीली साड़ी वाली उससे बातें कर रही थी और वह तन्मय होकर बता रहा था, हाँ हाँ वही। सरप पक्षी तैरने का बहुत शौकीन होता है, बस भाले सी काली चोंच निकाल कर तैरता रहता है। खाता क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। मछली। उसकी आंखों में चमक आती जा रही थी और बात करने के लिए उसने बात जोड़ दी। अभी जब थक जाएगा तो किसी ठूंठ पर पंख और दुम फैलाकर सुखाएगा। अभी निकलेगा। नीली साड़ी वाली का मुंह खुला रह गया और उसके सफ़ेद दांतों को महेशा निहारता रहा। नकबा के सफ़ेद पंखों की तरह धुले हुए व चमकदार। उसका मन जाने को नहीं हो रहा था, पर मेट ने कहा था जल्दी लौटना और फिर साथियों के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। तभी एक साहब को बंदूक संभालते देख उसका मन उचाट हो गया। वह नीली साड़ी वाली भी अब बंदूक की ओर ज्यादा ध्यान दे रही थी। उनके साथ के एक साहब ने उसे कुछ पैसे दिए और अभी एक क्षण पहले का महेशा अपना सारा आकर्षण भूलकर चल पड़ा। उसका मन भारी हो आया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वह बंदूक घूम रही थी और कानों में चिड़िया का शोर समाया हुआ था। हर आवाज़ वह पहचानता था, उन पक्षियों की भी जो साल भर इसी झील के किनारे रहते थे और उनकी भी जो इस ऋतु में दूर पहाड़ों से उतरकर
कुछ दिनों के लिए मेहमानों की तरह आते थे। उनकी हर आवाज़ का अर्थ वह समझता था। वे लड़ रहे हैं या आनंद से भरकर गा रहे हैं या साथियों को खतरे का बिगुल सुना रहे हैं। झील के पानी में किलोलें करते हर पक्षी के पंखों की सरसराहट का एहसास है उसे, चाहे वह मुर्गाबी हो, सुरखाब हो या जंगली बतख, चाहे बगुला, सारस, नकटा, रेती, सरपच्छी या सोना पतारी। उनकी सीटियों की मधुर आवाज़ें उसके कानों में बसी हुई हैं और तभी उसका मन उस बंदूक की याद से धड़कने लगा। उधर बंदूक चली थी और गोली की टूटती हुई आवाज़ बादलों में गूंज गई थी और उसके बाद पक्षियों का कातर शोर। मन पर चोट सी लगी थी। उसका मन उदास हो आया था। दूरी पर साथी मजदूर काम में लगे दिखाई पड़ रहे थे। एक क्षण ठिठक कर उसने पीछे देखा। दलदल खामोश था और ऊपर से उड़कर भागती हुई चिड़ियों की भयातुर आवाज़ को शालीनता से पीता जा रहा था। मुड़कर वह तेज कदमों से लौट आया और अपने काम में जुट गया। रात को जब पेड़ों के नीचे सांझे चूल्हे जले तो महेसा नहीं था। गांव से प्याज और मसाला लाने वाले चरण सिंह ने बताया, वह तो बदमाश घी की चुपड़ी रोटी खाएगा आज। कहाँ, गांव में है? भजनू ने आश्चर्य से पूछा। वहीं पंडिताइन के घर है। चबूतरे पर बैठा मिसकॉट कर रहा था लुगाई से, और वह नासमारी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बतिया रही थी। पत्तीदार बाल काड़े और जेवर पहने साथ बैठी थी। मरा साला, कहकर चरण सिंह ने पिच्चे से थूका और प्याज की गांठ छीलकर खाने लगा। उससे कैसे आसनाई हो गई? भजनू ने तसले में आटा संभालते हुए रहस्य भरी आवाज में पूछा। तू चाहे तो तू कर ले, कौन मुश्किल है, लेकिन उस नरक में कूदे कौन? वक्त था जब हमारे पीछे लग गई थी। आदत के मुताबिक चरण सिंह बात अपने से जोड़ रहा था। कुबड़ा ना होता तो शायद ब्याह रचा लेती। होरी ने जैसे चरण सिंह के कुबड़ेपन पर गहरा वार किया। बैठ जा सीधी तरह। तेरे पीछे लग गई थी। गांव के ठाकुर ने जान दे दी थी पर नजर नहीं मिलाई उसने। असल में उसे पैसे का गुरूर है। भजनू ने रोटी गर्म तवे पर डालते हुए कहा। 10 गांव में ऐसी औरत नहीं मिलेगी। का रूप है और का काठी है, राम कसम। चरण सिंह ने सिसकारी भरी और भजनू की बात का मतलब साफ हो गया। चूल्हे की आंच में उसका कुबड़ कद्दू की तरह लग रहा था। होरी की आंख के नीचे लटका हुआ बड़ा सा मांस का लोथड़ा सूजा हुआ था। कीड़े ने काट लिया, कहते हुए उसने सने हाथ से आंख के नीचे सहलाया और बोलता गया। घी मेवा खाती है, ठसक से रहती है पंडिताइन। 40 की लगती नहीं। भजनू ने रोटी पलटी। महेसा की उम्र कितनी होगी? उसने दरियाफ्त किया। होगा 25-26 का, चरण सिंह बोला। फिर तो, कहकर होरी शैतानी से हंस पड़ा। झील तक वह सड़क तो पूरी नहीं बन पाई, पर महेसा गैंग से बिछुड़ गया। विधवा पंडिताइन ने उससे शादी कर ली थी। लोगों ने तरह तरह की बातें कहीं। किसी का कहना था कि जवान देखकर पंडिताइन ने फांस लिया, और कोई कहता था कि महेसा रुपया पैसा देखकर ढरक गया। जो भी हो, दोनों तरह से लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी का बुरा देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अच्छा बनते देखना उनसे सहा नहीं जाता। लेकिन महेसा ने किसी की परवाह नहीं की। पंडिताइन फिर से सुहागिन हुई थी, और इतने दिनों बाद जब उसकी मांग में सिंदूर और गोरे माथे पर पत्तीदार बालों के बीच बिंदिया चमचमाई तो उसका रूप दुगना हो गया। दोहरे बदन की पंडिताइन जब चांदी की करधनी बांधकर चलती और पैरों में झांझें जब झन्न झन्न बोलती तो लोगों के कलेजे दरक जाते। राह में साथ चलते महेसा से पार्वती पंडिताइन कहती, तुम्हें तो जरा भी शऊर नहीं है। मर्द घरवाली के आगे आगे चलता है, साथ नहीं। लोग क्या कहेंगे, आगे चलो। और सर पर साफा बांधे महेसा कहता, बड़ी शर्म आ रही है। शहर में मेम लोग इसी माफिक चलती हैं, बल्कि न बाह में हाथ फंसा के। और बस्ती के बाजार से खरीदा चमकदार केलासन का जम्फर झिलमिलाता देख उसका माथा गर्व से उठ जाता। पार्वती कितनी खूबसूरत है। और एक दिन देवियों की पूजा के लिए जब पार्वती ने महावर लगाया तो चमचे में घुला लाल रंग उंगली में लेकर उसने पार्वती के होंठों पर लगा दिया। पार्वती छुटाने लगी तो उसने अपनी कसम दे दी और नुमाइश से लाए शीशे को उसके सामने कर दिया। पार्वती ने लजाते हुए अपने लाल होंठों को देखा, पर अपनी खूबसूरती की शोखी से भरकर बोली, तुम तो मैम से शादी करते, लाली पाउडर वाली। और वह अपने को खुद किसी मैम से कम नहीं लगी थी। तभी महेसा ने उसकी गुदारी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम किधर से कम हो?
और हंसती पार्वती के उजले दांतों को देखकर उसका मन खिल गया। पार्वती के दांत ठीक वैसे ही थे जैसे उसने कभी देखे थे, हंस के पंखों की तरह धुले हुए। पार्वती के कहने से उसने कल में बड़ी बड़ी रखवाई थी। चोटी में मोटी सी गांठ बांधता था और मूछें छोटी करवा ली थी। मेले तमाशे पर जाने के लिए बैलों की एक गोई और छोटा सा रब्बा भी खरीद लाया था। बैलों को खूब सजा कर रखता था। उनके गलों में 40 घुंघरुओं की माला थी और सींगों में पॉलिश। रब्बे की छत के लिए रंगीन झालर पार्वती ने सी थी और गछिया वह दर्जी से बनवा लाया था। पहियों के ऊपर रथ की तरह हाथा लगवाया था और सन की नहीं सूत की रंगीन डोरियों से किनारे बुनवाए थे। सतरंगी रब्बा था महेशा का। एक दफा दौड़ में दांव लगाया था और पार्वती के पीछे पड़ गया था। तुम साथ नहीं बैठोगी तो दौड़ में नहीं जाऊंगा। उसने बहुत समझाया था। हमारा तमाशा दिखाओगे? बहुत लड़कपन है तुम में। महेशा हंस पड़ा था। और तुम बूढ़ी हो गई हो ना, शर्म नहीं आती हमारे सामने कहते? बतिया बछड़ी से दांत हैं अभी, बात बड़ी बूढ़ियों की तरह करोगी। और मेले की दौड़ के लिए जाते जाते जब ऊसर से रब्बा गुजर रहा था तो पार्वती ने चतुराई से उसे मना लिया था और मन में कोई मलाल लाए बिना महेशा मेला दिखाकर बगैर दौड़ में हिस्सा लिए लौट आया था। बस्ती में हरदम महेशा और पार्वती की बात होती, पर दोनों को किसी की चिंता नहीं थी। पार्वती रुपए का लेन देन करती और सबकी चोटी अपने पाँव के नीचे रखती। बस्ती में कौन ऐसा था जिसे वक्त बेवक्त 4 पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती? इसलिए वे लोग भी जो पीठ पीछे पार्वती और महेशा को कोसते, सामने आकर चिकनी चुपड़ी बातें करते। इसका एहसास दोनों को था, पर दोनों इतने मुक्त थे कि कभी उन्होंने मन नहीं जलाया। महेशा अब निश्चिंत हो गया था। काम धाम करने की उसे ज़रूरत नहीं रह गई थी, पर अब भी जब वह सैलानी लोगों को झील की ओर जाते देखता और उनके साथ कोई सुंदर औरत होती तो वह अपने को रोक ना पाता। पीछे पीछे चला ही जाता और चाहता कि वह औरत उससे बात करे। और जब वह औरत उससे बात नहीं करती तो वह चिड़ियों में मशगूल हो जाता। शांत झील के किनारे किनारे चक्कर काटता, नरकुलों के बीच साबूदाने की तरह फैले हुए मछलियों के अंडों को देखता और नील पक्षी के जोड़ों को निहारता। बगुले को ध्यानावस्थित खड़ा देखकर वह सांस रोककर ठहर जाता और उसके शिकार करने की प्रतीक्षा करता। देर हो जाती तो घर की याद आते ही लौट पड़ता। एक बार वह दिन भर नहीं आया, आधी रात को लौटा। पार्वती ने नाराज होकर पूछा तो सीधेपन से कह दिया, जंगल तक गया था। झील पर घूम के मन नहीं पड़ता? पार्वती ने उलाहना दिया। तो बड़ी सफाई से उसने बता दिया, जंगल में तीतर देखने गया था। ससुरे धूल से नहाते हैं। तीतर वीतर नहीं, तुम कहीं और गए थे। सच सच बताओ मुझे। पार्वती कुछ कड़ी पड़ गई। तीतर देखना था तो बल्टू के घर देख लेते, वह तो तीतर लड़ाता है। पिंजरे में बंद तीतर का क्या देखना? महेशा ने कहा, मुझे कोई पालना तो है नहीं, पता नहीं लोग कैसे चिड़ियों को पालते हैं। तभी ऊपर आकाश में कुछ पक्षियों का झुंड उड़ता गुजर गया। उसकी आंखें आसमान में टंग गईं। एकदम बोला, यह वाघ का झुंड है। देख पार्वती, अब रात भर ये मछली का शिकार करेंगे। पंछियों के नरम पंखों की रेशमी आवाज़ दूर तक चली गई थी। वो कुछ भी करें, तुम हमारी बात का जवाब दो। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? ईमान से बता दिया। लेकिन इतनी रात तक तीतर ही देखते रहे? पार्वती के स्वर में शंका थी। हाँ हाँ पार्वती, माना करो। देखो पैरों में कितने कांटे चुभ गए हैं। लड़ना है तो सवेरे लड़ेंगे, कहकर वह आराम से टांगे फैलाकर लेट गया। पार्वती ने बात बदल दी। रुपया बहुत फैल गया है, वसूल नहीं होता। तुम ज़रा लोगों को डांटो डपटो। यह हमसे नहीं होगा। अच्छा सुनो, मेरा मन है कि कुछ रुपया लगा के यहाँ चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया जाए, और बन सके तो मुसाफिरों के लिए 2 कोठरियाँ भी बन जाएं। हारे थके लोगों को आराम मिलेगा और कुछ रुपया धर्म के काज में लग जाएगा। यह धर्म कर्म तुम्हें कब से सताने लगा? बहुत दिन की साध है मन में। मिस्त्री को बुला के ज़मीन भी दिखाई थी, फिर कुछ हो नहीं पाया। मर जाऊंगी तो नाम का एक मंदिर तो रहेगा, 10 दिलों से असीस निकलेगी। पार्वती ने बड़ी सच्चाई से बात कही। बेवकत यह बात कैसे सूझ गई तुम्हें? महेशा ने पूछा। आज दिन भर यही सब सोचती रही। महेशा ने गौर से देखा पार्वती को। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच पार्वती बहुत बदली सी लगी। आज उसे लगा कि सचमुच पार्वती उससे बहुत बड़ी है और उसके चेहरे पर नीली लकीरों का जाल बनना शुरू हो रहा है। बाहों का खिंचाव ढीला पड़ गया है, कूल्हे पर भारीपन आ गया है, लेकिन फिर भी उसके पत्तीदार बाल उसे अच्छे लग रहे थे। क्या देख रहे हो?
पार्वती ने आंचल का खूंट ऊपर सरका लिया। महेशा चुपचाप देखता रहा, बोला कुछ नहीं। पार्वती ने फिर टोका तो महेशा ने यूं ही कह दिया, मंदिर बनना ज़रूरी है। पार्वती समझ गई कि उसके मन की बात यह नहीं है। महेशा की आंखों में अभी जो सूनापन उसने देखा था वह कुछ और ही कह रहा था। पार्वती ने कुछ उदास स्वर में पूछा, हमसे शादी करके पछताते तो नहीं हो? महेशा इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। आज सोच सोच के बड़ा दुख हुआ। अपने सुख की खातिर हमने तुम्हें खराब कर दिया। पार्वती की आंखों में पनीलापन था। पछतावा तो होता होगा, सच सच बताना। काहे का पछतावा पार्वती? महेशा ने कहा, हमने कभी ये सब सोचा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुमने कभी कुछ नहीं सोचा? शादी की बाबत भी नहीं सोचा था? पार्वती ने जैसे उसे कुरेदा। अभी तुम अपने को आज़ाद समझते हो, बाल बच्चे होते तो समझते। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो आई। चांद पर बादल आ जाने से चांदनी मटमैली हो गई थी और पार्वती का चेहरा धुंधला पड़ गया था। लालटेन चौखट में कुंडी से लटक रही थी और उसकी रोशनी में खाट की अर्दावन परछाइयों की सलाखें बना रही थी। महेशा को एकाएक लगा कि शादी के बाद सब घरों में बच्चे होते हैं, उसके घर में अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसने गहरी नज़रों से पार्वती को देखा। इस समय की बात वह समझ नहीं पा रहा था। आखिर पार्वती कहना क्या चाहती है? घर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे सूनेपन में उसने पार्वती के साथ कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, पर आज वह इतनी अलग सी क्यों मालूम हो रही है? हमेशा रात हो या दिन, अकेलेपन में उसके मन में प्यार ही उमड़ा है और उसने भी कभी ऐसी उखड़ी बातें नहीं की। तुम्हें हुआ क्या है? महेशा ने शायद आज पहली बार इतना सोचकर कुछ पूछा था। पता नहीं कहाँ हुआ है। बस्ती का अस्पताल बहुत छोटा है, यहाँ मेरी देखभाल नहीं हो पाएगी।